नमस्कार दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में जो है मैं बैंकिंग और इंश्योरेंस अवेयरनेस लेकर आया हूँ जुलाई मंथ का दूसरा पार्ट। और अप्रैल मई जून और जुलाई का पहला पार्ट जो है वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा जाके। मई जून जुलाई तो देखिएगा, और जो लोग भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 10,000 होते ही मैं मॉक्स लेकर आऊँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करिए 10,000, और मैं स्टेट बैंक के, SBI के, IPS के मॉक्स भी लाने लगूँगा 10,000 होते ही। फिलहाल जो है न्यूज़ देख लेते हैं। और मैं जो इस चैनल पे जो है न्यूज़ जो है वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, जैसे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, और फिर उसके बाद अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप लोग क्विज दे दीजिएगा, ठीक। तो शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है, इन फाइनेंशियल ईयर 25 SBI रिपोर्टेड ए रिकॉर्ड प्रॉफिट ऑफ ₹70,901 crores, maintaining its position as the most profitable Indian company for the third consecutive year। तो हुआ क्या है, 2025 में SBI रिपोर्ट की है रिकॉर्ड प्रॉफिट 70,901 करोड़ रुपए का। कितने का? 70,901 करोड़ रुपए का 2025 में SBI ने प्रॉफिट मेंटेन किया है। और उसके साथ ही मेंटेनिंग इट्स पोजीशन एज द मोस्ट प्रॉफिटेबल इंडियन कंपनी, और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली इंडियन कंपनी SBI बनी है लगातार तीसरे साल। तो ध्यान रखिएगा कि SBI ने 70,901 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड प्रॉफिट मेंटेन किया है, और उसके साथ साथ उसने अपनी टॉप पोजीशन भी मेंटेन की है प्रॉफिट देने वाली, ठीक है, मोस्ट प्रॉफिटेबल इंडियन कंपनी। कौन से साल? लगातार तीसरे साल, ठीक है। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि SBI ने इस बार प्रॉफिट कितना दिया है 2025 में, तो आप क्या कहोगे? 70,901 करोड़ रुपए। ऐसे ही पूछ सकते हैं कि इंडिया की सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? SBI। यही पूछ सकते हैं कि जो SBI है वो टॉप पोजीशन मेंटेन की उसने लगातार कौन से टाइम, तो आप याद रखिएगा थर्ड टाइम, ठीक। तो 2025 में SBI ने रिकॉर्ड प्रॉफिट मेंटेन किया 70,901 करोड़ रुपए का, और उसके साथ उसने टॉप पोजीशन भी मेंटेन की है मोस्ट प्रॉफिटेबल इंडियन कंपनी की लगातार तीसरी बार। फिर देखते हैं नेक्स्ट, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक सक्सेसफुली एक्वायर्ड न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। तो सारस्वत जो कोऑपरेटिव बैंक है उसने एक्वायर कर लिया है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को। तो क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि रिसेंटली न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को किसने एक्वायर किया है, तो आप क्या कहोगे? सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक। ऐसे ही पूछ सकते हैं कि सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक ने किसे एक्वायर किया है, तो आप क्या कहोगे? न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। कई सारे ऑप्शंस होंगे आपके पास, तो आप क्या लगा के आओगे? न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। विद द मर्जर बिकमिंग इफेक्टिव ऑन 4 अगस्त 2025 आफ्टर रिसीविंग अप्रूवल। हाँ, तो RBI से अप्रूवल के बाद सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को एक्वायर कर लिया है। क्लियर है, मर्जर हो गया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, SBI सेलिब्रेटेड इट्स 70th फाउंडेशन डे ऑन 1 जुलाई। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि SBI ने रिसेंटली अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया, कौन सी डेट को, तो आप याद रखिएगा 1 जुलाई को। वैसे ही पूछ सकते हैं कि SBI का जो फाउंडेशन डे है वो 1 जुलाई को था, कौन से नंबर का था, तो आप क्या कहोगे? 70th। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है SBI के एग्जाम में, बिल्कुल बन सकता है कि SBI ने रिसेंटली अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है, डेट क्या थी, तो आप क्या कहोगे? 1 जुलाई। अगर वो पूछे कौन से नंबर का था फाउंडेशन डे, तो आप क्या कहोगे? 70th फाउंडेशन डे। क्लियर है। और ऐसे ही पूछ सकते हैं कि रिसेंटली जो है 70th फाउंडेशन डे एक बैंक ने सेलिब्रेट किया है 1 जुलाई को, कौन सी बैंक थी? समझ गए, वो बिल्कुल घुमा सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे घुमाएंगे कि आप बिल्कुल वहां घूम जाओगे। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं अलग अलग पर्सपेक्टिव से आपको जितना हो सके बताने की कोशिश करूं। जो लोग भी नए हो यार, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, 10,000 पे मैं मॉक्स 100% लेकर आऊँगा। फिर देखते हैं, भानु प्रताप शर्मा was appointed as the initial chairperson of the FSIB। तो भानु प्रताप शर्मा जो हैं उन्हें अपॉइंट किया गया एज द इनिशियल चेयरपर्सन ऑफ FSIB इन 2022, ठीक है, 2022 में अपॉइंट किया गया था। व्हेन द बैंक्स बोर्ड ब्यूरो वाज ट्रांसफॉर्म इनटू FSIB। अच्छा, तो एक चीज़ और आपको यहाँ पर पता चल रही है कि जो FSIB है ना, उसे पहले बैंक बोर्ड ब्यूरो बुलाते थे, लेकिन बाद में इसे ट्रांसफॉर्म करके FSIB बनाई गई, और तभी जो है भानु प्रताप शर्मा को चेयरपर्सन बनाया गया था। क्लियर। एंड हिज टर्म वाज एक्सटेंडेड बाई द गवर्नमेंट फॉर अनदर ईयर। और उनका एक्सटेंड कर दिया गया था, एक्सटेंशन कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, इफेक्टिव 1 जुलाई 2025 टू 30 जून 2026। अच्छा, तो अब क्वेश्चन ये है कि FSIB के चेयरमैन जो है उनको एक्सटेंशन मिला है, नाम बताइए, तो आप क्या कहोगे? भानु प्रताप शर्मा। और इन्हें कितने साल का एक्सटेंशन मिला है? 1 साल का, 1 जुलाई से 30 जून 2026 तक, 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि जो है
रिसेंटली जो है एफएसआईबी ने चेयरपर्सन का एक्सटेंशन कर दिया है, क्या नाम है? तो आप क्या कहोगे? भानु प्रताप शर्मा। या फिर ऐसे ही पूछ सकते हैं कि भानु प्रताप शर्मा को जो है ना रिसेंटली एक्सटेंशन मिला है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप क्या कहोगे? एफएसआईबी, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक, 1 साल का एक्सटेंशन मिला है भानु प्रताप शर्मा को चेयरमैन के पद पे एफएसआईबी में। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास एसबीआई इनॉग्रेटेड ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर्स इन कोलकाता एंड हैदराबाद टू बूस्ट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड सर्विस। तो डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल ट्रेड सर्विस जो घरेलू है और इंटरनेशनल ट्रेड सर्विस है, दोनों को बूस्ट करने के लिए एसबीआई ने ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर लॉन्च किए हैं। कहाँ? कोलकाता और हैदराबाद में। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि एसबीआई ने रिसेंटली जो है ना अपने ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर्स लॉन्च किए कौन कौन से सिटी में? अलग अलग सिटीज़ दे रखे होंगे, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, या फिर ए एंड बी दोनों हैं, तो कोलकाता और हैदराबाद दोनों होंगे। ठीक है, क्वेश्चन वहाँ पर जब आप देखोगे ना घूम जाने वाले हो, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा जो है आपको बताने की कोशिश करूँ। तो एसबीआई ने ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सर्विस सेंटर्स जो है, ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर्स, वो कोलकाता और हैदराबाद में लॉन्च किए हैं या इनॉग्रेट किए हैं। किस चीज़ के लिए? पर्पज़ क्या है? डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड सर्विस को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए। नेक्स्ट, आरबीआई फाइंड एचडीएफसी 4.88 लाख रुपीज़ फॉर नॉट फुली कंप्लाइंग विद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फेमा जो एक्ट है ना, उसके साथ कंप्लाई नहीं कर रही थी एचडीएफसी बैंक, इसीलिए उन्होंने लपेट लिया है और 4.88 लाख रुपए का फाइन लगा दिया है। फेमा रेगुलेशंस व्हेन ग्रांटिंग ए टर्म लोन टू ए क्लाइंट, तो एक टर्म लोन जो है वो ग्रांट कर रहे थे क्लाइंट को विद फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तभी देखा कि उन्होंने जो है ना फेमा की रेगुलेशन को जो है उल्लंघन किया है, कॉन्ट्रावीन किया है। ठीक, तो इसीलिए जो है आरबीआई ने फाइन लगा दिया है एचडीएफसी पे 4.88 लाख रुपए का। तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पे 4.88 लाख रुपए का फाइन लगा दिया है फेमा का उल्लंघन करने के लिए। फेमा रेगुलेशन के साथ कंप्लाई नहीं किया है, इसलिए ध्यान रहेगा, एचडीएफसी 4.88 लाख, फेमा का उल्लंघन। क्लियर? फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास आरबीआई इम्पोज्ड 2.70 लाख पेनाल्टी ऑन श्रीराम फाइनेंस। तो एचडीएफसी पे तो लगाया ही है, श्रीराम फाइनेंस पे भी लगाया है फॉर वॉयलेटिंग डिजिटल लैंडिंग नॉर्म्स। किस लिए? डिजिटल लैंडिंग नॉर्म्स को वॉयलेट करने के लिए, बाय रूटिंग लोन रीपेमेंट्स थ्रू थर्ड पार्टी अकाउंट्स इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली। तो रूटिंग पेमेंट जो है, कह सकते हो रूटिंग लोन रीपेमेंट्स थ्रू थर्ड पार्टी अकाउंट्स के थ्रू इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली फ्रॉम बोरोअर से ना लेकर डायरेक्टली थर्ड पार्टी अकाउंट से जो है राउटिंग लोन रिपेमेंट किया है। ठीक, आपको यह ध्यान रखना है कि डिजिटल लैंडिंग नॉर्म्स को वायलेट किया है। ठीक, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। अगर पूछे कि आरबीआई ने रिसेंटली 2.70 लाख की पेनाल्टी लगाई है किस बैंक पे, अगर ये दे रखा है तो आप ढूंढोगे श्रीराम फाइनेंस पे लगा दोगे। अगर वो पर्पस पूछे तो पर्पस क्या होगा? वायलेटिंग डिजिटल लैंडिंग नॉर्म्स बाय राउटिंग लोन रीपेमेंट्स थ्रू थर्ड पार्टी अकाउंट इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली फ्रॉम बोरोअर्स। तो बोरोअर से ना लेके थर्ड पार्टी अकाउंट से राउटिंग लोन रीपेमेंट किया है। डिजिटल लैंडिंग नॉर्म्स याद रखिएगा कि उन्होंने डिजिटल लैंडिंग नॉर्म्स को वायलेट किया है। क्लियर है? किसने? श्रीराम फाइनेंस ने, इसीलिए पेनाल्टी लगा दी है 2.70 लाख की। क्लियर? फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, अडानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज ADSTL ए सब्सिडरी ऑफ अडानी एंटरप्राइज। तो अडानी एंटरप्राइज की एक सब्सिडरी है अडानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ADSTL, एक्वायर्ड एन 85.1% स्टेक इन एयरवर्क्स इंडिया। तो हुआ क्या? अडानी एंटरप्राइजेस की एक सब्सिडरी है अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी, उसने एक्वायर कर लिया है एयरवर्क्स इंडिया का 85.1% स्टेक। ए लीडिंग एविएशन मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल कंपनी, MRO कंपनी है जिसे हम कहते हैं मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल कंपनी, फॉर 400 करोड़ इन ऑल कैश ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड इन दिसंबर 2024 से जुलाई 2025 के बीच में हुआ है पूरा ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन की वैल्यू क्या है? 400 करोड़। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि रिसेंटली एयरवर्क्स इंडिया को एक्वायर कर लिया है किस कंपनी ने? तो आप क्या कहोगे? अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी ने। क्लियर? या फिर वो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी ADSTL ने रिसेंटली एक MRO कंपनी है उसे एक्वायर किया है, उस MRO कंपनी का नाम क्या है? तो आप क्या कहोगे? एयरवर्क्स इंडिया। ऐसे ही पूछ सकते हैं कि अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी जो है उसने एयरवर्क्स इंडिया को 400 करोड़ रुपए में एक्वायर किया है। क्लियर? अब ये बताओ कि ये जो अडानी डिफेंस सिस्टम है ये किसकी सब्सिडरी है? तो आप क्या कहोगे? अडानी एंटरप्राइज की। या फिर वो ऐसे ही पूछ सकते हैं कितने % स्टेक एक्वायर किया है एयरवर्क्स इंडिया का? तो आप क्या कहोगे? 85.1% स्टेक। तो ध्यान रखिएगा कि अडानी डिफेंस सिस्टम
एंड टेक्नोलॉजी ADSTL जो कि सब्सिडरी अडानी इंटरप्राइजेस की, उसने एक्वायर करा 85.1% स्टेक किसमें, एयरवर्क्स इंडिया में। और ये एक MRO कंपनी है, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल कंपनी। डील कितने में हुई है, 400 करोड़ रुपए में। क्लियर। और ये ऑल कैश ट्रांजैक्शन है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास SBI लॉन्च्ड इट्स सोलर रूफटॉप प्रोग्राम। तो SBI ने लॉन्च किया सोलर रूफटॉप प्रोग्राम 1 जुलाई को, इट्स 70th एनिवर्सरी। तो 70th एनिवर्सरी जो हुई है 1 जुलाई को, उसमें SBI ने लॉन्च किया सोलर रूफटॉप प्रोग्राम। क्लियर। विद द गोल ऑफ सोलराइजिंग 4 मिलियन होम्स। तो 4 मिलियन घरों को, समझ रहे हैं, सोलर पैनल लगाने के लिए इस इनिशिएटिव से जो है, इस गोल के साथ में अपनी 70वीं वर्षगांठ पे SBI ने लॉन्च किया सोलर रूफटॉप प्रोग्राम। कब, 1 जुलाई को, 70वीं अपनी वर्षगांठ पे SBI ने 4 मिलियन, ठीक, 40 लाख लगभग घर, ठीक है, सोलराइज करने का गोल जो है उसे अचीव किया बाई 2027। कब तक यह हो जाएगा, 2027 तक। टू सपोर्ट इंडिया नेट जीरो एमिशन, जो गोल है ना 2070 तक नेट जीरो वाला, उसे अचीव करने के लिए। तो ऐसे पूछेंगे कि SBI ने अभी सोलर रूफटॉप प्रोग्राम लॉन्च किया है। क्लियर। कब किया है, तो आप डेट याद रखिएगा, 1 जुलाई 2025। ऐसे पूछ सकते हैं कि रिसेंटली सोलर रूफटॉप प्रोग्राम जो है 1 जुलाई को अपनी 70वीं वर्षगांठ पे लॉन्च किया गया है प्रोग्राम। ये किस बैंक ने किया है, तो आप क्या कहोगे, SBI ने। कितने मिलियन होम्स को जो है सोलराइज किया जाएगा, 4 मिलियन होम्स को। कब तक, 2027 तक। किस इनिशिएटिव को पूरा करने के लिए, इंडिया के नेट जीरो इनिशिएटिव को, 2070 में जो क्लाइमेट गोल है नेट जीरो का, उसे अचीव करने के लिए। ठीक, SBI ने सोलर रूफटॉप प्रोग्राम लॉन्च किया 70th एनिवर्सरी 1 जुलाई को, 4 मिलियन होम्स को सोलराइज करने के लिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास PNB रिमूव द मिनिमम एवरेज बैलेंस। तो PNB जो है उसने भी जो है रिमूव कर दिया मिनिमम एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट फॉर सेविंग अकाउंट के लिए। कब से, 1 जुलाई 2025 से। ऐसा पहले बैंक SBI कर चुकी है 2020 में, और कैनरा बैंक जो है वो 2025 मई में कर चुकी है। किस चीज़ के लिए, टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए, बैंकिंग को और ज़्यादा आसान करने के लिए। कौन से, जो लो इनकम ग्रुप्स हैं, जिनके पास लो इनकम होती है, उनके लिए। तो याद रखिए कि रिसेंटली जो है वो ऐसे पूछेंगे कि SBI कैनरा बैंक के बाद ऐसी कौन सी बैंक है जिसने मिनिमम एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट जो है उसे रिमूव कर दिया है। ठीक, तो आप क्या कहोगे, PNB। क्लियर है। पूछ सकते हैं कि PNB ने जो है ऐसे ही पूछ सकते हैं कि मिनिमम एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट जो है सेविंग अकाउंट की वो रिमूव कर दी है। ऐसा करने वाली वो कौन सी बैंक है, तो आप क्या कहोगे, तीसरी भी पूछ सकते हैं, चौथी भी, पांचवी। तो आप याद रखिएगा तीसरी बैंक है जिसने जो है ये मिनिमम एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट को रिमूव कर दिया है। किसके बाद, SBI और कैनरा के बाद। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट है SBI डिक्लेयर्ड रिलायंस कम्युनिकेशन एंड इट्स फॉर्मर चेयरमैन अनिल अंबानीज अकाउंट एज फ्रॉड। और ये याद रखिए कि ये जो अकाउंट है ये लोन अकाउंट है। ठीक, तो ऐसे ही पूछ सकते हैं कि SBI ने डिक्लेयर कर दिया है कौन सी कंपनी को अभी उसके लोन अकाउंट को एज ए फ्रॉड घोषित कर दिया। तो आप क्या कहोगे, रिलायंस कम्युनिकेशन के जो चेयरमैन है अनिल अंबानी, उनके जो लोन अकाउंट है उसे फ्रॉड घोषित कर दिया है। किसने, SBI ने। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि रिलायंस कम्युनिकेशन जो कि उसके फॉर्मर चेयरमैन है अनिल अंबानी, उनके लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया किस बैंक ने। ठीक, ऐसे ही पूछ सकते हैं वो घुमा के। तो आप क्या कहोगे, SBI ने। और ऐसे पूछ सकते हैं अनिल अंबानी की कौन सी कंपनी जो है उसको जो चेयरमैन है किस कंपनी के, उनके लोन अकाउंट को जो है फ्रॉड घोषित कर दिया गया है। तो आप क्या कहोगे, रिलायंस कम्युनिकेशन के। ठीक, ध्यान रखिएगा SBI ने रिलायंस कम्युनिकेशन के जो फॉर्मर चेयरमैन है अनिल अंबानी, उनके जो अकाउंट है या फिर लोन अकाउंट है उसे फ्रॉड घोषित कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है गुजरात बिकेम द थर्ड इंडियन स्टेट टू क्रॉस 1 करोड़ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स। तो गुजरात जो है वो तीसरा इंडियन स्टेट बन गया है जिसने 10 मिलियन या फिर 1 करोड़ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स क्रॉस कर लिए हैं और ज्वाइन कर लिया है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को। ठीक, तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात तीसरा इंडियन स्टेट बन गया है जो जहां से 1 करोड़ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स आते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू NSE डाटा, किसके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के डाटा के मुताबिक गुजरात जो है वो तीसरा इंडियन स्टेट बन गया जिसने 1 करोड़ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स क्रॉस कर लिए हैं। क्लियर। ऐसे पूछ सकते हैं कि रिसेंटली गुजरात जो है उसने, कह सकते हो कि 1 करोड़ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को ज्वाइन कर लिया है, तो वो कौन सा स्टेट बना है, तो आप क्या कहोगे, तीसरा। क्लियर। दीज 3 स्टेट्स कलेक्टिवली अकाउंट फॉर 36% ऑफ इंडियाज टोटल इन्वेस्टर बेस। अगर ऐसे पूछा जाए ना कि अब जो है ये 3 स्टेट्स हैं
तो इनका टोटल जो कह सकते हो कि ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, इनका टोटल इन्वेस्टर बेस कितना है, तो आप क्या कहोगे 36% का। ध्यान रखिएगा ये तीनों जो है मिलके 36% के इन्वेस्टर्स यहाँ से आते हैं, इन तीनों स्टेट से। क्लियर है टोटल इन्वेस्टर बेस। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास साहिल कीनी वाज सेलेक्टेड एज द न्यू CEO ऑफ RBI जानते हैं ना, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो साहिल कीनी को सिलेक्ट कर लिया गया न्यू CEO किसका, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का, आफ्टर ए कम्पिटिटिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग ओवर 400 एप्लीकेंट्स फ्रॉम बैंकिंग, फिनटेक एंड रेगुलेटरी सेक्टर। तो रेगुलेटरी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फिनटेक सेक्टर से लगभग 400 एप्लीकेशंस आई थी, उसमें से साहिल कीनी को CEO बनाया गया है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का। ही को फाउंडेड सेतु, और इन्होंने सेतु भी को फाउंड किया है। ये बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक, तो बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक है ये, लेटर एक्वायर्ड बाय पाइन लैब्स, और ये एक्वायर कर लिया गया था बाद में पाइन लैब्स से। तो आपको बस याद ये रखना है कि साहिल कीनी जो है उन्हें रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का CEO अपॉइंट कर लिया गया 400 से ज़्यादा एप्लीकेशन के बाद। याद रहेगा, ऐसे पूछ सकते हैं कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का CEO किसे अपॉइंट किया गया, तो आप क्या कहोगे साहिल कीनी को। अगर उनसे पूछा वो इससे पहले क्या करते हैं, तो आप ये बताइएगा सेतु को फाउंड किया था। ठीक, सेतु के को फाउंडर हैं। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास IFSC कमिटेड 460 करोड़ लोन। ठीक है, लगभग 460 करोड़ रुपए जो है उसने इंडीग्रिड को दिए हैं, कमिट किए हैं, टू डेवलप इंडियाज लार्जेस्ट स्टैंड अलोन 180 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। कहाँ, गुजरात में। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि रिसेंटली जो है इंडीग्रिड को किसने 460 करोड़ रुपए प्रोवाइड कराए हैं, तो आप क्या कहोगे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की है ना ये, याद रखिएगा। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन उसने कमिट किए हैं 460 करोड़ रुपए, लगभग $55 मिलियन, किसे, इंडीग्रिड को, क्या डेवलप करने के लिए, इंडिया का लार्जेस्ट स्टैंड अलोन 180 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। क्या, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, कहाँ, गुजरात में। तो कई सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि IFSC ने जो है 460 करोड़ रुपए दिए हैं इंडिया का लार्जेस्ट 180 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाने के लिए, कहाँ, तो आप क्या कहोगे गुजरात में। या फिर ये पूछें कि किसे दिए हैं, तो आप क्या कहोगे इंडीग्रेड को दिए हैं। ठीक, किसने दिए हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC ने दिए हैं। कितना दिया है, 460 करोड़ रुपए। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC ने 460 करोड़ रुपए या फिर $55 मिलियन इंडीग्रिड को दिए हैं डेवलप करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट स्टैंड अलोन 180 मेगावाट। ठीक, कितने का, 180 मेगावाट का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, कहाँ, गुजरात में। सपोर्टिंग ग्रिड स्टेबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए और रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, इंडिया रैंक्स 3rd ग्लोबली इन द 2025 हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। तो इंडिया की जो है ग्लोबली तीसरी रैंक है, किसमें, 2025 के हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में। किसमें, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में, जो यूनिकॉर्न जिसमें पता चलता है कि किस देश में कितने यूनिकॉर्न हैं। ठीक, तो $1 बिलियन होती है ना एक यूनिकॉर्न की वैल्यू। ठीक, तो उससे ज़्यादा जब हो जाती है तो वो यूनिकॉर्न की श्रेणी में आ जाता है। तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है ग्लोबली वो कितनी है, तीसरी है, विद 73 यूनिकॉर्न्स। यहाँ पर 73 यूनिकॉर्न्स हैं एंड ए कंबाइंड वैल्यूएशन। अगर इनकी टोटल कंबाइंड वैल्यू देखी जाए तो ये कितनी वैल्यूएशन है, $380 बिलियन। कितने हैं, 73। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के मुताबिक इंडिया जो है उसकी ग्लोबली कौन सी रैंक है, तो आप क्या कहोगे 3rd रैंक है। वो ऐसे ही पूछ सकते हैं कि टोटल यूनिकॉर्न कितने हैं हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के मुताबिक इंडिया में, तो आप क्या कहोगे 73। वो पूछेंगे कि 73 यूनिकॉर्न्स की वैल्यू कितनी है कंबाइंड, तो आप क्या कहोगे 380 बिलियन, सॉलिडिफाइंग इट्स पोजीशन एज द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो देखा जाए तीसरे नंबर पे बहुत सॉलिड पोजीशन पे बैठा हुआ है यूनिकॉर्न के मामले में, और अभी बढ़ते ही जा रहे हैं। द US लीड्स विद 758 यूनिकॉर्न्स। अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो US वहाँ पर 758 है, समझ में आ रहा है, बहुत हैं वहाँ पर, 758 यूनिकॉर्न्स है। फॉलोड बाई चाइना में भी देखें तो अभी कम ही है 343, लेकिन ये बढ़ जाएंगे धीरे धीरे। तो आप, और यहाँ पर अगर इंडिया में बात करें तो सबसे ज़्यादा बेंगलुरु से है जहाँ पर 26 यूनिकॉर्न्स हैं। तो ध्यान रखिएगा ग्लोबल जो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है उसके मुताबिक इंडिया ग्लोबली 3rd नंबर पे है यूनिकॉर्न्स में, 73 यूनिकॉर्न्स हैं, टोटल वैल्यूएशन है $380 बिलियन। और पहले नंबर पे देखें तो USA है 758, दूसरे पे चाइना है 343, और बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा है 26 यूनिकॉर्न। क्लियर है। नेक्स्ट है मोबीक्विक सब्सिडरी। तो मोबीक्विक की सब्सिडरी है मोबीक्विक सिक्योरिटीज़ ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड।
उसने रिसीव कर लिया सेबी का अप्रूवल कब? 1 जुलाई 2025 को टू ऑपरेट एज ए स्टॉक ब्रोकर एंड क्लियरिंग मेंबर अलाउइंग इट टू एंगेज इन इक्विटी ट्रेडिंग, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एंड मूव क्लोजर टू बिकमिंग ए फुल स्टैक फिनटेक प्लेटफॉर्म। तो मोबीक्विक की एक सब्सिडरी है मोबीक्विक सिक्योरिटीज ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, ठीक, MSBPL। इसे सेबी से अप्रूवल मिल गया है एक स्टॉक ब्रोकर जो है ऑपरेट एज ए स्टॉक ब्रोकर एंड क्लियरिंग मेंबर, ठीक। आप ये कह सकते हो कि ये जो है जल्दी ही बनने वाली है फुल स्टैक फिनटेक प्लेटफॉर्म। अभी जो है स्टॉक ब्रोकिंग के लिए इसे अप्रूवल मिला है, किसे? मोबीक्विक की सब्सिडरी है मोबीक्विक सिक्योरिटीज ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो ऐसे पूछेंगे कि स्टॉक ब्रोकिंग के लिए जो है रिसेंटली अभी किस कंपनी को जो है सेबी का अप्रूवल मिला है? तो आप क्या कहोगे? मोबीक्विक सिक्योरिटीज ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। याद रखिएगा अलग अलग ऑप्शन दे रखे होंगे, मोबीक्विक दे रखा होगा और भी दे रखे होंगे। तो मोबीक्विक सिक्योरिटीज ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड है, इसे रिसेंटली सेबी का अप्रूवल मिला है स्टॉक ब्रोकिंग का, ठीक। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, NCDEX, NCDEX एंड IMD, ठीक। NCDEX क्या है? नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड। और IMD क्या है? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक। तो NCDEX एंड IMD हैव पार्टनर्ड टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट वेदर डेरिवेटिव्स एमिंग टू हेल्प फार्मर्स हेज अगेंस्ट क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क। तो NCDEX और IMD ने पार्टनरशिप करी है टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट वेदर डेरिवेटिव। तो इंडिया का पहला वेदर डेरिवेटिव किसने लॉन्च किया है? NCDEX और IMD ने। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि NCDEX ने किसके साथ मिलके जो है इंडिया का पहला वेदर डेरिवेटिव लॉन्च किया है? तो आप क्या कहोगे? IMD के साथ मिलके। या फिर ऐसे पूछेंगे IMD ने किसके साथ मिलके बनाया है इंडिया का पहला वेदर डेरिवेटिव? तो आप क्या कहोगे? NCDEX एमिंग टू हेल्प फार्मर्स हेज अगेंस्ट। तो फार्मर जो है उनके बचाव के लिए, कब? क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क। तो क्लाइमेट से रिलेटेड रिस्क होते हैं फार्मर्स को, तो उससे बचाव के लिए जो है इंडिया का पहला वेदर डेरिवेटिव लॉन्च किया गया है और ये NCDEX और IMD ने मिलकर लॉन्च किया है। क्लियर? फिर देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो GCF जो है अप्रूव्ड $200 मिलियन फॉर एन एशियन डेवलपमेंट बैंक लेड क्लीन एनर्जी प्रोग्राम इन इंडिया। तो GCF जो है ग्रीन क्लाइमेट फंड उसने अप्रूव कर दिए हैं $200 मिलियन फॉर ADB लेड क्लीन एनर्जी प्रोग्राम इन इंडिया। तो ADB जो है वो लीड कर रही है क्लीन एनर्जी प्रोग्राम इंडिया में। उसके लिए जो है GCF ने, ग्रीन क्लाइमेट फंड ने $200 मिलियन का लोन अप्रूव कर दिया, या फिर $200 मिलियन अप्रूव कर दिए हैं क्लीन एनर्जी प्रोग्राम के लिए, जो कि कौन कर रहा है? ADB। द फंडिंग सपोर्ट्स द इंडिया ग्रीन फाइनेंस फैसिलिटी। तो जो ये फंडिंग है वो सपोर्ट करती है इंडिया के ग्रीन फाइनेंस फैसिलिटी को टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन न्यू क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज। और ये जो है इन्वेस्टमेंट को टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट्स, जो कि इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगी कहाँ? क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में, एंड हेल्प द कंट्री अचीव इन नेट जीरो एमिशन गोल 2070। और फिर मदद करेगी नेट जीरो एमिशन गोल को अचीव करने में। तो आपको याद ये रखना है कि ADB जो है ना वो क्लीन एनर्जी प्रोग्राम को चला रही है, उसको सपोर्ट करने के लिए किस बैंक ने या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन ने 200 मिलियन का जो फंड है वो अप्रूव किया? तो आप क्या कहोगे? ग्रीन क्लाइमेट फंड, ठीक। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड ने $200 मिलियन अप्रूव किए हैं ADB का जो क्लीन एनर्जी प्रोग्राम है उसके लिए, और ये सपोर्ट करती है इंडिया के ग्रीन फाइनेंसिंग फैसिलिटी को टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। तो क्लीन एनर्जी में जो इन्वेस्टमेंट है उसे बूस्ट करेगी। क्लियर है? GCF दे रही है ग्रीन क्लाइमेट फंड $200 मिलियन, ADB लेड क्लीन एनर्जी प्रोग्राम को $200 मिलियन, ठीक। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट है इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ रिजाइंड एज फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF। तो इंडिया अमेरिकन जो इकोनॉमिस्ट है पहली वुमेन थी ये गीता गोपीनाथ, और ये डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थी कहाँ की? IMF की। इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। गीता गोपीनाथ ज्वाइंड IMF इन 2019 एज इट्स चीफ इकोनॉमिस्ट बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन। तो ये पहली वुमेन बनी थी जो कि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थी IMF में। कौन? गीता गोपीनाथ। और इन्होंने अब रेजिग्नेशन दे दिया। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि रिसेंटली IMF में जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थी उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, क्या नाम था उनका? तो आप क्या कहो? गीता गोपीनाथ। क्लियर? नेक्स्ट है इंडसइंड बैंक लॉन्च्ड इंडी फॉर बिजनेस, ए डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म फॉर MSMEs। तो इंडसइंड बैंक जो है उसने लॉन्च किया है इंडी फॉर बिजनेस। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि रिसेंटली किस बैंक ने लॉन्च किया है इंडी फॉर बिजनेस। अब आप कंफ्यूज हो गए कि इंडियन बैंक है या कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा इंडसइंड बैंक है, ठीक। तो इंडसइंड बैंक उसने लॉन्च किया है इंडी फॉर बिजनेस।
एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है एमएसएमईज के लिए, ठीक। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इंडसइंड बैंक जो है उसने लॉन्च किया है इंडी फॉर बिजनेस, किस पर्पस के लिए, तो आप क्या कहोगे, एमएसएमईज के लिए, ठीक। टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सर्विस, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करेंगे इंक्लूडिंग डिजिटल ऑनबोर्डिंग, पेमेंट, लोन्स एंड रियल टाइम अकाउंट मैनेजमेंट, ऑल फ्रॉम ए सिंगल मोबाइल एंड वेब बेस्ड इंटरफेस। तो सिंगल मोबाइल ऐप से और वेब बेस्ड इंटरफेस से ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे। ध्यान रखिएगा, इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया है इंडी फॉर बिजनेस एमएसएमईज के लिए, ठीक। इंडसइंड बैंक इंडी फॉर बिजनेस फॉर एमएसएमईज। फिर देखते हैं नेक्स्ट, लारावेयर प्राइवेट लिमिटेड लेड बाय अन्वेश तिवारी। तो लारावेयर प्राइवेट लिमिटेड जो कि अन्वेश तिवारी की है, उन्होंने लॉन्च किया है एनएक्सटी बैंकिंग, ठीक। नेक्स्ट बैंकिंग डिस्क्राइब्ड एज इंडियाज फर्स्ट फुली एआई पावर्ड फिनटेक software platform designed to provide intelligent, automated and secure financial services to bank, NBFCs and फिनटेक स्टार्टअप्स। तो लारावेयर प्राइवेट लिमिटेड जो है, जो कि अन्वेश तिवारी की है, उसने लॉन्च किया है एनएक्सटी बैंकिंग, इंडिया का पहला फुली एआई पावर्ड फिनटेक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। तो ऐसे पूछेंगे कि रिसेंटली जो है इंडिया का पहला फुली एआई पावर्ड फिनटेक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म एनएक्सटी बैंकिंग किसने लॉन्च किया, तो आप क्या कहोगे, लारावेयर ने। या फिर ऐसे ही पूछ सकते हैं लारावेयर ने रिसेंटली इंडिया का पहला फुली एआई पावर्ड फिनटेक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसका नाम क्या है, तो आप क्या कहोगे, एनएक्सटी बैंकिंग। ऐसे ही पूछ सकते हैं एनएक्सटी बैंकिंग किसने लॉन्च किया है, तो आप क्या कहोगे, लारावेयर, और ये अन्वेश तिवारी की है, ठीक। इंडिया का पहला फुली एआई पावर्ड फिनटेक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक इन इट्स स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ। तो वर्ल्ड बैंक जो है उसने अपने स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ में रैंक्ड इंडिया 4th ग्लोबली इन इनकम इक्वलिटी। तो इनकम इक्वलिटी में वर्ल्ड बैंक ने जो है अपने स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ में इंडिया को 4th रैंक रखी है ग्लोबली विद ए गिनी इंडेक्स स्कोर ऑफ 25.5। गिनी इंडेक्स स्कोर कितना है, 25.5। कौन सा सेशन के लिए, 2022-23 के लिए। प्लेसिंग इट इन द मॉडरेटली लो इनइक्वलिटी कैटेगरी, और इसे जो है मॉडरेटली लो इनइक्वलिटी कैटेगरी में रखा गया है। और ये अगर रैंक पूछे तो 4th मोस्ट इक्वल सोसाइटी ग्लोबली। ऐसे ही पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने अभी जो मोस्ट इक्वल सोसाइटी ग्लोबली उसमें जो है इंडिया की रैंक कितनी रखी है, तो आप क्या कहोगे, 4th रखी है। यही पूछ सकते हैं कि रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने जो है 4th रैंक रखी है मोस्ट इक्वल सोसाइटी ग्लोबली, ये इस जो है कौन सी ब्रीफ में है, तो आप क्या कहोगे, स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ। ये भी याद रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक ने अपने स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ में इंडिया को 4th रैंक दी है ग्लोबली, किसमें, इनकम इक्वलिटी में और इक्वल सोसाइटी ग्लोबली में। क्लियर, ध्यान रहेगा ना। और गिनी इंडेक्स स्कोर अगर पूछें तो कितना है, 25.5। कौन से सेशन के लिए, 2022-23 के लिए। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, आईआईटी मद्रास लॉन्च्ड 200 करोड़ रुपीस वेंचर कैपिटल फंड। तो अभी ऐसे पूछें कि रिसेंटली किस इंस्टीट्यूट ने जो है 200 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है, तो आप क्या कहोगे, आईआईटी मद्रास ने। और इसका नाम क्या है, तो आप क्या कहोगे, IITM एलुमनी फंड। इसका नाम क्या है, IITM एलुमनी फंड एट संगम 2025। कहाँ, संगम 2025 पे, टू सपोर्ट अर्ली स्टेज डीप टेक स्टार्टअप। तो शुरुआत के जो स्टार्टअप होते हैं, डीप टेक्निकल स्टार्टअप हैं, इनक्यूबेटेड एट द इंस्टीट्यूट, जो कि इंस्टीट्यूट में है, पर्टिकुलरली दोज इन जो कि AI, स्पेस टेक और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से रिलेटेड है। AI में है, स्पेस टेक में है और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से रिलेटेड है। किसने, IIT मद्रास ने लॉन्च किया है वेंचर कैपिटल फंड 200 करोड़ रुपए का। नाम क्या है, IITM एलुमनी फंड। कहाँ, संगम 2025 में। क्लियर। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, ऐसे ही पूछ सकते हैं IIT मद्रास ने जो वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया उसकी वैल्यू क्या है, तो आप क्या कहोगे, 200 करोड़ रुपए। क्लियर। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, फिनो पेमेंट बैंक लॉन्च्ड गति। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि गति किसने लॉन्च किया, तो आप क्या कहोगे, फिनो पेमेंट बैंक ने। ए जीरो बैलेंस डिजिटल सेविंग अकाउंट, जीरो बैलेंस डिजिटल सेविंग अकाउंट है, कहाँ, इन वेस्ट बंगाल। तो ऐसे पूछेंगे फिनो पेमेंट बैंक ने गति लॉन्च किया है एक जीरो बैलेंस डिजिटल सेविंग अकाउंट, कहाँ, तो आप क्या कहोगे, वेस्ट बंगाल में। तो ध्यान रखिएगा, गति जो है जीरो बैलेंस डिजिटल सेविंग अकाउंट वो कहाँ लॉन्च हुआ है, वेस्ट बंगाल में। और किसने लॉन्च किया है, फिनो पेमेंट बैंक ने। बैंक का नाम और प्लेस ज़रूर याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कौन सा अकाउंट है, गति, ठीक। फिर देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है RBI एडवाइज्ड बैंक्स टू इंटीग्रेट द फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। तो RBI ने जो है वो एडवाइस कर दी है बैंक्स को कि वो इंटीग्रेट करें FRI को। FRI है क्या, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, ए टूल फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। और ये टूल कहाँ से दिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से, टू एनहेंस रियल टाइम फ्रॉड प्रिवेंशन।
बढ़ाने के लिए रियल टाइम फ्रॉड प्रिवेंशन, मतलब कि जो फ्रॉड हो रहे हैं उससे रोकने के लिए फॉर डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जो भी फ्रॉड हो रहे हैं उनसे बचने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक टूल दिया है और वो कहा है कि सारी बैंक जो है अपने साथ जोड़ लें, और इस टूल का नाम क्या है, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, FRI। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि रिसेंटली जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने रियल टाइम फ्रॉड प्रिवेंशन को एनहेंस करने के लिए और डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को स्मूथली चलाने के लिए कौन सा टूल बताया है जो बैंक्स को इंटीग्रेट करना है। तो आप क्या कहोगे, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, FRI। ठीक, RBI ने एडवाइस किया है सारी बैंक्स को क्या ऐड करने के लिए, FRI, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। ठीक, और ये टूल किसके द्वारा दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। फिर देखते हैं नेक्स्ट, रिपोर्ट बाय SBI रिसर्च। तो SBI की एक रिसर्च है, उसके मुताबिक एक रिपोर्ट दी गई है जुलाई 2025 में, इंडिकेटेड दैट यूपी हैज़ द हाईएस्ट शेयर ऑफ एक्टिव GST पेयर्स इन इंडिया। तो पूरे इंडिया में अगर एक्टिव GST टैक्स पेयर की बात करें, ठीक, एक्टिव GST टैक्स पेयर की, तो जो है उसमें यूपी जो है उसका सबसे ज़्यादा शेयर है, एंड लीडिंग द नेशन विद 13.2%, 13.2% का शेयर है। दिस मीन्स यूपी हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड GST टैक्स पेयर्स इन द कंट्री। तो यूपी जो है उससे इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रजिस्टर्ड GST टैक्स पेयर्स हैं। महाराष्ट्र फॉलोड इन सेकंड प्लेस, महाराष्ट्र जो है वो दूसरे नंबर पे है 12.1% के साथ। तो अभी SBI की एक रिपोर्ट आई है, उसने रिसर्च करी है, उसके मुताबिक जो है एक्टिव GST टैक्स पेयर जो है इंडिया में वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, यूपी में, और परसेंटेज कितनी है, 13.2%। अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो महाराष्ट्र है 12.1%। फिर देख लेते हैं दूसरा, त्रिनिदाद एंड टोबैको। ठीक, तो त्रिनिदाद एंड टोबैको बिकेम द 8th कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज़ UPI। तो इंडिया का जो UPI सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम, वो त्रिनिदाद एंड टोबैको ने भी अडेप्ट कर लिया है या अडॉप्ट कर लिया है। अब जो है वो कौन सा कंट्री बना है, 8th कंट्री। तो ऐसे पूछेंगे त्रिनिदाद एंड टोबैको ने UPI अडॉप्ट कर लिया है, वो कौन सा कंट्री बना, तो आप क्या कहोगे, 8th कंट्री। ठीक, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, RBI फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। ठीक, तो RBI का जो FI इंडेक्स है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, मार्च के लिए वो कितना हो गया बढ़कर, मार्च 2025 में रोज टू 67.0, अप फ्रॉम 64.2 इन मार्च 2024। तो मार्च 2024 में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स था मार्च 2024 में वो 64.2 था, अब जो है 2025 मार्च में वो कितना हो गया, 67 हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। ठीक, तो ऐसे पूछें कि RBI का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, FI इंडेक्स है, वो मार्च 2025 में कितना हो गया, तो आप क्या कहोगे, 67.0 हो गया है या 67.0 हो गया है। और ये मार्च 2024 में पूछा कितना था, तो आप क्या कहोगे, 64.2, reflecting improved access, uses and quality dimensions of financial service across banking, investment, insurance, postal and pension sectors। तो यही बता रहे हैं कि विकास हुआ है पूरी तरीके से। आप ये याद रखिए, अलग अलग बैंकिंग में, इन्वेस्टमेंट में, इंश्योरेंस में, पोस्टल में, हर जगह। इस वजह से जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है वो मार्च 2025 में 67 पहुँच गया है और मार्च 2024 में 64.2 था। क्लियर। फिर देखते हैं नेक्स्ट, बिगनिंग जुलाई 16। तो 16 जुलाई 2025 की शुरुआत में इट बिकेम मैंडेटरी फॉर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट पेमेंट्स एक्सीडिंग 75 करोड़। तो 16 जुलाई की शुरुआत में एक चीज़ मैंडेटरी कर दी गई है फॉर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट पेमेंट, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट पेमेंट होंगे जो कि 75 करोड़ से ज़्यादा होंगे, ठीक, एक्सीड कर रहे होंगे 75 करोड़ से ज़्यादा, टू बी प्रोसेस थ्रू RBI ई-कुबेर सिस्टम। वो किसके थ्रू प्रोसेस किए जाएंगे, RBI के ई-कुबेर सिस्टम के थ्रू। तो जुलाई के शुरुआत में, या कह सकते हो 16 जुलाई 2025 से ये मैंडेटरी हो गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पेमेंट्स होंगे जो भी 75 करोड़ से ऊपर के होंगे, ठीक, वो RBI के ई-कुबेर सिस्टम से प्रोसेस होंगे। किससे होंगे, RBI के ई-कुबेर सिस्टम से। दिस वाज अनाउंस्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अगर ये पूछा जाए कि ये किसने अनाउंस किया है, तो आप क्या कहोगे, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने। ठीक, याद रखिएगा कि 75 करोड़ से ऊपर पेमेंट वो किसके थ्रू होंगे, RBI के ई-कुबेर सिस्टम के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी पेमेंट होंगे, और ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने अनाउंस किया है। नेक्स्ट है, अंडर द वन स्टेट वन RRB पॉलिसी द GOI कंसोलिडेटेड RRBs in phase wise manner from 2005 to 2025। तो हुआ क्या है कि वन स्टेट वन RRB पॉलिसी के तहत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारी RRB जो है उन्हें कंसोलिडेट कर दिया, एकत्रित कर लिया है, और फेज वाइज मैनर में 2005 से लेकर 25 तक ये सारी चीज़ें चली हैं, रिड्यूसिंग देयर टोटल नंबर फ्रॉम 196 टू 28। तो अगर आप पूछा जाए ना कि कितनी टोटल RRBs अब बची हैं,
तो आप क्या कहोगे 28 बची हैं सारे मर्जर के बाद या वन स्टेट वन आरआरबी के बाद अब 28 आरआरबी बची हैं। द फाइनल फेज बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 1 मई 2025। तो आखिरी जो चरण है वो इफेक्टिव कब से हुआ 1 मई 2025 से, एज पर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डेटेड 5 अप्रैल 2025। 2025 को जो नोटिफिकेशन दिया गया है 5 अप्रैल को, उसके मुताबिक। ठीक है, अब कितनी बची हैं आरआरबी? 28। फिर देखते हैं नेक्स्ट, सेबी लॉन्च्ड ए सिक्योरिटीज मार्केट हैकाथन। तो ऐसे पूछा जाएगा कि सिक्योरिटीज मार्केट हैकाथन जो है वो किसने लॉन्च किया? तो आप क्या कहोगे सेबी ने। और ये कहाँ किया है? एट ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। ठीक है, कहाँ? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में सेबी ने सिक्योरिटीज मार्केट हैकाथन लॉन्च किया है टू ड्राइव इनोवेशन एंड टेक ओरिएंटेड सॉल्यूशन। हाँ, इनोवेशन को और टेक ओरिएंटेड सॉल्यूशंस को बढ़ावा देने के लिए। आप बस ये याद रखिए कि सिक्योरिटीज मार्केट हैकाथन किसने लॉन्च किया है? सेबी ने। कहाँ? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में 2025। ठीक, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में सिक्योरिटीज मार्केट हैकाथन सेबी ने लॉन्च किया है। द वेल्थ कंपनी रिसीव्ड फाइनल अप्रूवल फ्रॉम सेबी। तो वेल्थ कंपनी जो है उसे रिसीव कर लिया है अप्रूवल, किससे? सेबी से, टू लॉन्च इट्स म्यूचुअल फंड बिजनेस। तो म्यूचुअल फंड बिजनेस लॉन्च करने के लिए वो ऐसा पूछें कि म्यूचुअल फंड बिजनेस को जो है अपना करने के लिए किस कंपनी को अप्रूवल मिल गया है सेबी से? तो आप क्या कहोगे वेल्थ कंपनी। वेल्थ कंपनी को म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए अप्रूवल मिल गया है सेबी से। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, 2 जापानीज कंपनी सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप। ठीक, तो सुमितोमो मित्सुई या कह सकते हो SMFG एंड SBI होल्डिंग। तो SMFG और SBI होल्डिंग्स हैव फॉर्म्ड ए जॉइंट वेंचर। इन दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है टू प्रोवाइड वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज। कहाँ? जापान में। ठीक, तो जापान में वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप और SBI होल्डिंग्स ने दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है। ठीक, तो ऐसे पूछ सकते हैं कि 2 जापानीज कंपनीज हैं, उन्होंने मिलकर एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है टू प्रोवाइड वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस इन जापान। कौन कौन सी हैं? दोनों ऑप्शन अलग अलग दे रखे होंगे, तो सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप, SMFG और SBI होल्डिंग, इन दोनों ने। ठीक, फिर नेक्स्ट, L&T प्लान्स टू इन्वेस्ट 1000 करोड़ टू एक्सपेंड इट्स शिप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स एट कटुपल्ली तमिलनाडु। तो ऐसे पूछें कि रिसेंटली किस बैंक ने जो है किस कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं टू एक्सपेंड इस शिप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स। अपना जो शिप बिल्डिंग, जो शिप बनाने का जो कॉम्प्लेक्स कह सकते हो कि बिजनेस जो है वो बढ़ाने के लिए कटुपल्ली तमिलनाडु में किसने 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं? तो आप क्या कहोगे L&T। या फिर ऐसे ही पूछ सकते हैं कि L&T ने कितना अमाउंट शिप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स कटुपल्ली तमिलनाडु में बनाने के लिए इन्वेस्ट किया है? तो आप क्या कहोगे 1000 करोड़ रुपए। वो ऐसे ही पूछ सकते हैं कि L&T ने प्लान किया है 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए शिप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स। कहाँ पे? तो आप क्या कहोगे कटुपल्ली तमिलनाडु में। सही, हर चीज़ ध्यान रखनी होती है। नेक्स्ट है द इरडाई कमेटी असेसिंग द प्रोहिबिशन ऑन मर्जर्स बिटवीन इंश्योरेंस एंड नॉन इंश्योरेंस कंपनी इज लेड बाय दिनेश कुमार खारा। तो ऐसे पूछेंगे कि रिसेंटली जो है ना इरडाई ने कमेटी फॉर्म की है टू एसेस प्रोहिबिशन, ठीक, ऑन मर्जर्स बिटवीन। तो एसेस कर रहे हैं प्रोहिबिशन मर्जर्स किसके किसके बीच में? इंश्योरेंस और नॉन इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। इस कंपनी को हेड कौन कर रहा है? तो आप क्या कहोगे दिनेश कुमार खारा। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि रिसेंटली जो है इरडाई जो है वो एक कमेटी लॉन्च कर रही है टू एसेस प्रोहिबिशन ऑन मर्जर्स। मर्जर किसके किसके बीच में हो रहा है? इंश्योरेंस और नॉन इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। इस कंपनी को लेड कौन कर रहा है? तो आप क्या कहोगे दिनेश कुमार खारा। ठीक, और द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ SBI, ये SBI के पहले चेयरमैन में भी थे। दिस कमेटी रिकमेंडेड ए बैन ऑन सच मर्जर्स। तो ये कंपनी जो है वो रिकमेंड करी है कि ऐसे मर्जर्स पे बैन लग जाना चाहिए ड्यू टू पोटेंशियल रिस्क टू पॉलिसी होल्डर्स, क्योंकि पॉलिसी होल्डर्स को नुकसान होगा। एमिंग टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट एंड इंश्योर स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए विद इन द इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर में जो है स्टेबिलिटी रहे, कोई फ्रॉड ना हो और भरोसा रहे पॉलिसी होल्डर्स का। इसलिए जो है ये एक कमेटी जो है वो एसेस कर रही है प्रोहिबिशन किसका? मर्जर्स जो होते हैं इंश्योरेंस और नॉन इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। और इस कंपनी के हेड कौन है? दिनेश कुमार खारा जी। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, NPCI added 13 more banks to the UPI Pay Now linkage in July 2025। तो ऐसे पूछें कि रिसेंटली NPCI ने कितनी बैंक जो है वो ऐड करी हैं टू UPI Pay Now लिंकेज में। ठीक, तो आप क्या कहोगे 13 मोर बैंक्स। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि NPCI ने जो है 13 और बैंकें ऐड कर दी हैं UPI Pay Now लिंकेज में जुलाई 2025 में। एक्सपेंडिंग एक्सेस फॉर रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस। ठीक, रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस होता है उसके लिए, जैसे कि दूसरे कंट्री में पैसा भेजना है उसके लिए। इंडिया एंड सिंगापुर टू ए टोटल 19 इंडियन बैंक्स। तो अब जो है टोटल कितनी हो गई हैं? 19 इंडियन बैंक्स। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इंडिया और सिंगापुर के बीच में
क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए जो है एनपीसीआई ने 13 और बैंक्स ऐड कर दिए हैं। अब वो टोटल कितनी हो गई हैं? 19 हो गई हैं। इंडिया और सिंगापुर के बीच में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए हुआ है ये याद रखिएगा। तो ऐसे वो पूछेंगे कि एनपीसीआई ने रिसेंटली इंडिया और सिंगापुर के बीच में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए और ज़्यादा सुविधा के लिए कितनी बैंक ऐड कर दिए? तो आप क्या कहोगे? 13 मोर बैंक्स। क्लियर? अब टोटल 19 हो गई हैं। नेक्स्ट है एसबीआई प्लान्स टू रेज 25,000 करोड़ वाया QIP इन फाइनेंशियल ईयर 26। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एसबीआई ने जो है अभी 25,000 करोड़ रुपए जो है रेज किए हैं किसके थ्रू? तो आप क्या कहोगे? QIP। ठीक, या फिर वो ऐसे पूछ सकते कि एसबीआई ने QIP के थ्रू कितने अमाउंट रेज किया है फाइनेंशियल ईयर 26 में? तो आप क्या कहोगे? 25,000 करोड़ रुपए। ध्यान रखिए कि एसबीआई ने 25,000 करोड़ रुपए रेज किए हैं QIP के थ्रू 2026 में। फिर है नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस। तो S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग इंडियाज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो NSE है वो ग्लोबली 4th रैंक आया है इन टर्म्स ऑफ IPO फंड रेजिंग। ठीक, तो IPO फंड रेजिंग के टर्म्स में जो अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस इंडिया का जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो ग्लोबली 4th रैंक पे आया है। कब? फर्स्ट हाफ में 2025 में, जनवरी से जून का जो है क्वार्टर आप कह सकते हो, फर्स्ट हाफ जनवरी से जून वाला, उसमें 4th रैंक पे आया है अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस। क्या? इंडिया का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ध्यान रखिएगा फंड रेजिंग में। ठीक, IPO फंड रेजिंग में। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस इंडिया का जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इन टर्म्स ऑफ IPO फंड रेजिंग वो कौन सी रैंक पे आया है? तो आप क्या कहोगे? 4th रैंक पे आया है ग्लोबली। ठीक, और ये फर्स्ट हाफ है जनवरी से जून वाला। क्लियर? फिर देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारे पास कर्नाटका बैंक हैज़ अपॉइंटेड राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट एज इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO। तो कर्नाटका बैंक जो है उसने अपॉइंट कर दिया राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट को, RS भट्ट को, कैसे? इंटरिम MD एंड CEO। तो मतलब थोड़े टाइम के लिए इन्हें बना दिया गया है स्थान भरने के लिए, आप ये कह सकते हो, रिसेंट लीडरशिप वैक्यूम को फिल करने के लिए। किसे? कर्नाटका बैंक ने बनाया है RS भट्ट को, राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट को। तो ऐसे पूछेंगे कि कर्नाटका बैंक ने रिसेंटली किसे MD एंड CEO बनाया, इंटरिम MD एंड CEO? तो आप क्या कहोगे? राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट। किसका? कर्नाटका बैंक का MD एंड CEO। फिर देखते हैं नेक्स्ट इंटर ओरिएंट नेविगेशन को लिमिटेड। तो इंटर ओरिएंट नेविगेशन को लिमिटेड एंड डैनशिप पार्टनर्स, दोनों कंपनियों के नाम याद रखिएगा, इंटर ओरिएंट नेविगेशन को लिमिटेड एंड डैनशिप एंड पार्टनर्स लिमिटेड, 2 मेजर शिपिंग फर्म्स बेस्ड इन साइप्रस अनाउंस्ड ₹10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया शिपिंग इंडस्ट्री। तो ऐसा पूछ रहा है कि साइप्रस की कौन सी दो कंपनियां हैं जो कि इंडिया में शिपिंग इंडस्ट्री में 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही हैं? तो क्या नाम है दोनों के? इंटर ओरिएंटेड नेविगेशन को लिमिटेड एंड डैनशिप पार्टनर्स। ध्यान रखिएगा, इंटर ओरिएंट नेविगेशन को लिमिटेड एंड डैनशिप पार्टनर्स, ये दोनों मिलके जो है 10,000 करोड़ रुपए साइप्रस की हैं इन्वेस्ट कर रही हैं इंडिया के शिपिंग इंडस्ट्री में 2025 में। साइप्रस की दोनों हैं, इंटर ओरिएंटेड नेविगेशन और डैनशिप एंड पार्टनर्स, 10,000 करोड़ रुपए। फिर है एशिया इंडेक्स, ए सब्सिडरी ऑफ BSE। तो BSE की सब्सिडरी है एशिया इंडेक्स, उसने लॉन्च किया BSE इंश्योरेंस इंडेक्स। तो ऐसे पूछा जाए कि BSE इंश्योरेंस इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? तो आप क्या कहोगे? एशिया इंडेक्स ने। ठीक, तो एशिया इंडेक्स जो कि सब्सिडरी है BSE की, उसने लॉन्च किया है BSE इंश्योरेंस इंडेक्स टू सर्व एज ए बेंचमार्क फॉर इंडियाज लिस्टेड इंश्योरेंस कंपनीज, टू सर्व एज ए बेंचमार्क फॉर इंडिया लिस्टेड इंश्योरेंस कंपनीज। हाँ ठीक है, लिस्टेड इंश्योरेंस कंपनी में एक कह सकते हो बेंचमार्क के लिए, अलाउइंग पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज लाइक ETFs एंड इंडेक्स फंड्स। हाँ, तो आपको बस इतना याद रखना है कि एशिया इंडेक्स जो है, जो कि सब्सिडरी है BSE की, उसने लॉन्च किया है BSE इंश्योरेंस इंडेक्स। बस इतनी सी न्यूज़ है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि BSE इंश्योरेंस इंडेक्स किसने लॉन्च किया, तो एशिया इंडेक्स ने। अगर ऐसे ही पूछे एशिया इंडेक्स ने कौन सा भी रिसेंटली इंडेक्स लॉन्च किया, तो आप क्या कहोगे? BSE इंश्योरेंस इंडेक्स। ठीक, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, जोमेटो पार्टनर्ड विद टाटा डिजिटल to offer up to 10% cashback on food orders places via the Tata Neo HDFC Bank credit card, providing Zomato money credits for future purchases and integrated into Tata Digital ecosystem। तो आप ध्यान रखिए कि जोमेटो ने पार्टनरशिप करी है टाटा डिजिटल के साथ, ऑफर 10% कैशबैक ऑन फूड ऑर्डर्स पे। ठीक, वाया टाटा नियो HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा पूछा जाए कि जोमेटो ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है टू ऑफर 10% कैशबैक ऑन फूड ऑर्डर्स प्लेसेस वाया टाटा नियो
HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, तो आप क्या कहोगे टाटा डिजिटल के साथ। तो जोमेटो ने पार्टनरशिप करी टाटा डिजिटल के साथ, 10% कैशबैक ऑन फूड ऑर्डर्स प्लेस्ड वाया टाटा न्यू HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, ये ध्यान रखिएगा। फिर है नेक्स्ट, द नेशनल लेवल कंपटीशन लॉन्च्ड बाय NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान रखिएगा कि नेशनल लेवल कंपटीशन लॉन्च किया गया किसके द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO के द्वारा, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल। ठीक, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की और NSO के द्वारा नेशनल लेवल कंपटीशन जो है वो लॉन्च किया गया है। टू प्रमोट डेटा इनोवेशन इज कॉल्ड स्टेटाथॉन। ठीक, स्टेटाथॉन, ए डेटा जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत। तो ध्यान रखिएगा कि नेशनल लेवल कंपटीशन जो है वो लॉन्च किया गया किसके द्वारा, NSO के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल। ठीक, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की इनोवेशन सेल और NSO के द्वारा टू प्रमोट डेटा इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए एक नेशनल लेवल कंपटीशन लॉन्च किया गया और इसका नाम क्या है, स्टेटाथॉन। क्या है, स्टेटाथॉन या फिर स्टेटाथॉन भी बोल सकते हो। तो स्टेटाथॉन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, NSO और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इनोवेशन सेल के द्वारा। नाम क्या, स्टेटाथॉन, ए डेटा जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, सेबी लॉन्च द वेंचर कैपिटल फंड सेटलमेंट स्कीम। तो अगर पूछा जाए कि वेंचर कैपिटल फंड स्कीम जो है वो किसने लॉन्च करी है, तो आप क्या कहोगे, सेबी ने। ठीक, तो सेबी ने लॉन्च करी है वेंचर कैपिटल फंड सेटलमेंट स्कीम। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और जो भी वीडियोस आपको चाहिए पर्टिकुलर वो आप कमेंट कर दीजिए, मैं बना दूंगा आप लोग के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।